स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं प्रकाश पुंज पांडे और स्वागत करता हूं आपका स्वराज मिशन के इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है द पीपी शो। जैसा कि हमने इसके पूर्ववर्ती एपिसोड्स में जब 10 तारीख से हमने इस एपिसोड का शुभारंभ किया है, तो इसकी हमने थीम बताई थी कि ये थीम, इसके पीछे थीम क्या है। ऐसे तो लाखों शो आपने देखा होगा टेलीविज़न्स पे और चैनल्स पे ऑनलाइन, लेकिन इस शो का थीम ये है कि जो राजनेता होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो जिस मुकाम पे पहुँचे हैं उसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। एक जीवन उन्होंने दिया रहता है, बहुत से सेक्रीफाइसेस होते हैं, बहुत सी परेशानियों का सामना करके वो इस मुकाम तक पहुँचते हैं। नॉर्मली लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़े आदमी है, लेकिन वो व्यक्ति वो उतना बड़ा बना कैसे, उस कद का व्यक्ति उस ऊंचाइयों पे, उन ऊंचाइयों पे पहुंचा कैसे, उस पद पे कैसे पहुंचा। ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष के पीछे जो कहानी है, वो कहानी उस राजनेता या उस जनप्रतिनिधि की जुबानी हम दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे ही एक संघर्षशील नेता, जिन्होंने बहुत ही संघर्षों से अपने जीवन में कई मुकाम हासिल किए हैं और उन्होंने अपना एक नाम बनाया है, उन्होंने अपना एक जो मुकाम बनाया है वो अपने बलबूते पे बनाया है। तो आइए हम लोग द पीपी शो में स्वागत करते हैं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल जी का। सुबोध हरितवाल जी के बारे में बता दूं कि ये जितनी इनकी ऊंची हाइट है, उतना ही इनका बड़ा दिल है, क्योंकि इनके जो फैंस हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं, वो मुझे लगता है कि इनको ऐसे ही नेता नहीं बनाया है उन्होंने, और ऐसे ही नहीं मानते हैं। तो ऐसी क्या उनमें खूबियां हैं और क्या क्या उन्होंने अभी तक स्ट्रगल किया है, ऐसी बहुत सी बातों के बारे में आज हम उनसे उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे और चर्चा करेंगे। तो सुबोध जी, ये जो थीम है पीपी शो, उसके पीछे का जो तात्पर्य है, ये तो आपने इसके पहले के एपिसोड्स में भी मुझे लगता है कि अपने बिजी शेड्यूल में से शायद कोई एपिसोड देखा होगा। और जैसा कि हमने दर्शकों को भी बताया कि ये जो मांग थी, दर्शकों की थी कि हम अपने नेताओं के बारे में, अपने प्रतिनिधियों के बारे में जानना चाहते हैं कि नॉर्मली वो जीवन कैसा है, क्या वो भी आलू प्याज का भाव बढ़ने से परेशान होते हैं, क्या वो भी डीजल पेट्रोल की महंगाई से और जो देश में महंगाई होती है उससे उनको भी फ़र्क पड़ता है, या ऐसी बहुत से लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस साक्षात्कार का। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में ज़रा बताइए दर्शकों को। मेरे दादाजी आज से 70-80 वर्षों पहले रायपुर आए थे और उन्होंने अपना काम यहाँ पर शुरू किया। मेरे दादाजी बहुत ही नामचीन वैद्य थे। वैद्य जगदीश प्रसाद हरितवाल उनका नाम था और लगभग 20 वर्ष हो गए वो नहीं रहे, पर उन्होंने उसके माध्यम से जो अपना नाम बनाया, उसकी पहचान आज तक हम लोगों को यहाँ पर मिल रही है। और उनके साथ ही मेरे पिताजी, जो अपने घर में सबसे बड़े हैं, और उसके बाद मेरे 3 चाचा, वो सारे ही लोग आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने रायपुर में आयुर्वेद के नाम पर एक जो नाम कमाया है हमारे परिवार ने, उसका प्रतिफल मुझे आज भी हर जगह जहाँ भी जाता हूँ, पूरे प्रदेश में जहाँ भी जाता हूँ, अगर क्योंकि मेरा सरनेम थोड़ा अलग है, हरितवाल, तो कोई सुनते हैं तो या तो पूछते हैं कि जगदीश प्रसाद जी के क्या लगते हैं आप, तो मुझे बताना पड़ता है मेरे दादाजी थे। फिर मेरे पिताजी के बारे में पूछते हैं, मेरे चाचा लोगों के बारे में पूछते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को उचित इलाज प्रदान करना, और आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 रुपये 5 रुपये में मेरे दादाजी इलाज करते थे लोगों का। और मेरे पिताजी तो निःशुल्क इलाज करते थे। मेरे पिताजी लगभग कई वर्षों तक जो जैन समाज का एक औषधालय था, वहाँ बैठते थे, वहाँ निःशुल्क इलाज करते थे, वो पैसे नहीं लिया करते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने आयुर्वेद के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा और बहुत सारे लोगों का इलाज भी किया हमारे परिवार ने। तो कुल मिला के पारिवारिक पृष्ठभूमि हमेशा से सेवा की रही, और दादाजी और पिताजी से और चाचा लोगों से जो आदर्श मिले, उसी को लेकर के मैं आज समाज में चल रहा हूँ।
देखिए कितनी बड़ी बात कही कि ये एक रोचक तथ्य सामने आया कि इनका परिवार स्वास्थ्य सेवाओं और लोगों के उपचार में, आयुर्वेदिक उपचार में सतत इनकी दादाजी के ज़माने से लगा हुआ है। और इनके पिताजी भी जो निरंजन हरिद्वाल जी हैं, मुफ्त में लोगों का इलाज करते हैं। ये भी एक जनसेवा है और राजनीति का दूसरा नाम जनसेवा ही है। तो सुबोध जी, बचपन में आप कैसे थे? मतलब आपका रुझान क्या बचपन से लग रहा था कि आप राजनीति में के लिए ही बने हैं, या आपका पढ़ाई के प्रति बहुत रुझान था? जैसे कि आप चश्मा पहनते तो बहुत लोग का ये भी बोलता है कि बोलना होता है कि ये बहुत टैलेंटेड रहे होंगे, परंतु जो स्टूडेंट होता है वो, या फिर एकेडमिक की तरफ रहा है, खेल कूद इस टाइप से। तो ये एक रोचक जानकारी होगी दर्शकों के लिए। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था प्रकाश भैया। मतलब मैं 65-70% ले आता था तो मेरे परिवार वाले बड़े खुश होते थे कि इतना इसने कर लिया, बहुत है। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, वो लोग पढ़ने में बड़ी अच्छी रहीं हमेशा, और हमेशा वो लोग एक रिमार्केबल स्थान लाते थे अपनी क्लास में, पर मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। पर कभी भी पढ़ाई के प्रति नेगेटिविटी नहीं रही, मैं पढ़ता हमेशा रहा। मतलब मैंने 12वीं के बाद 2 बार ग्रेजुएशन किया है। यूजुअली एक ग्रेजुएशन के बाद लोग पॉलिटिक्स में छोड़ देते हैं। मैंने बीबीए किया, फिर सोचा था एमबीए करूँगा, पर क्योंकि उस समय तक मैं एनएसयूआई में बहुत ही अच्छे स्तर पर मुझे जिम्मेदारी मिली हुई थी, तो राजनीति के प्रति रुझान इतना बढ़ गया था कि फिर मैं पीछे नहीं हट पाया। तो मैंने बीबीए करने के बाद एमबीए करने की जगह एलएलबी कर ली, और मैंने 3 साल पहले बीबीए किया ग्रेजुएशन के तौर पर, फिर 3 साल एलएलबी की ग्रेजुएशन के तौर पर। एलएलएम करने की बड़ी इच्छा थी, पर तब तक जीवन इतना व्यस्त हो चुका था कि एलएलएम नहीं कर पाया। पर मैंने उन सब को भी फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। तो मुझे लगता है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही था, और थ्रू आउट, मतलब हालांकि मैं जब 11th क्लास में था तो हमारी स्कूल थी देशबंधु स्कूल, वहाँ पर सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए माता पिता को बुलाया जाता था। तो मैं जब 11th में था तो मेरा जो अट्रैक्शन था वो था कि आइदर आई विल गो फॉर कॉमर्स या फिर मैं मैथ्स ले लूँगा। और मतलब बायोलॉजी तो मेरा लास्ट ऑप्शन भी नहीं था। और क्योंकि परिवार में पापा, चाचा सारे लोग डॉक्टर थे, दादाजी वैद्य थे, तो और मैं सबसे बड़ा लड़का हूँ परिवार का। मेरी 2 बहनें मुझसे बड़ी, पर लड़कों में सबसे बड़ा मैं ही था। तो एक एक्सपेक्टेशन थी स्वाभाविक सी कि मैं बायोलॉजी लेकर के आइदर आई विल गो फॉर एमबीबीएस या फिर मैं भी बीएएमएस कर करके आयुर्वेद की तरफ सेवा दूँ। तो पापा गए साथ में, और स्कूल में जब सब सब्जेक्ट चूज़ कर रहे थे तो उस समय मेरी एक दोस्त थी, वो भी आई पापा को, उसने नमस्ते किया और बोली कि पापा ने पूछा बेटा तुमने क्या सब्जेक्ट लिया? तो उसने बताया अंकल मैंने बायोलॉजी लिया, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। और क्योंकि मैं जिद करते आ रहा था कि मैं बायो नहीं लेना चाहता, पापा ने कहा जब इन लोग हिम्मत कर सकते हैं, सब हिम्मत कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे साथ रहते, तो वाई यू आर नॉट गोइंग फॉर बायोलॉजी? तो फिर मैं मजबूरीवश मैंने भी बायो सब्जेक्ट को चूज़ किया। और हालांकि मजबूरी नहीं, मेरा रुझान था उसमें। और 2 साल 11th-12th में बायो का स्टूडेंट रहा। कोशिश बहुत की, 1 साल ड्रॉप भी लिया प्री मेडिकल टेस्ट पास करने की, पर कंपटीशन का स्तर इतना ज़्यादा था कि शायद मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट के लिए एमबीबीएस या बीडीएस में जगह नहीं थी। बीडीएस के लिए मुझे एक सीट मिली भी राजनांदगांव की कॉलेज में, पर मैं डेंटिस्ट्री करना नहीं चाहता था। तो क्योंकि मैं डेंटिस्ट्री पे नहीं जाना चाहता था, तो फिर मैंने चूज़ किया कि मैं इस फील्ड को छोड़ूं, और फिर मैंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को चूज़ किया और उसके बाद एलएलबी चूज़ की। देखिए ये भी एक रोचक तथ्य है कि यहाँ लोग एक बार डिग्री नहीं कर पाते हैं, बैचलर डिग्री, और ये इन्होंने 2 बार बैचलर कर लिया है। इसके साथ साथ ये भी एक रोचक तथ्य ये है कि परिवार के बोलेंगे सलाह के बावजूद और या एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जब पूरा बैकग्राउंड ही स्वास्थ्य सुविधाओं से और डॉक्टर्स से भरा हुआ है, और सारे लोग दादाजी से लेके दादाजी वैद्य और इनके पिताजी चाचा जी डॉक्टर्स का जो बैकग्राउंड था, तो एक एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारा बेटा भी हमारे लेगेसी को, हमारे इस जनसेवा को आगे ले जाए। लेकिन जनसेवा करने का इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा, वो है राजनीति, जो कि बहुत बड़ी बात है और ये एक बहुत व्यापक प्लेटफॉर्म है। तो जब बात राजनीतिक की हो ही रही है और राजनीतिक सामने बैठे हैं, तो ये पूछना बहुत अनिवार्य हो जाता है कि आपने राजनीतिक
पृष्ठभूमि के बारे में तो आपका समझ में आ गया कि कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि आपके परिवार से नहीं थी किसी की, तो आप विरले कैसे एक अपवाद के रूप में इन सारे एक सिस्टमेटिक लाइफस्टाइल को छोड़ के राजनीति कैसे चूज़ की, और हुआ था या कोई किसी से आप प्रेरित हुए थे कि आप राजनीति में आने के लिए आपका मन बना? हालांकि ये कहना गलत होगा कि मेरे परिवार में कोई भी राजनीति से नाता नहीं रखता था। मेरे पिताजी हमेशा से कांग्रेस से जुड़े रहे और सदर बाजार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हुआ करते थे उस समय जब मध्य प्रदेश था। फिर जब शहर कांग्रेस के अध्यक्ष थे इंदरचंद धाड़ीवाल जी, तो पापा प्रभारी महामंत्री रहे और लंबे समय तक रहे। धाड़ीवाल जी लगभग 7-8 साल अध्यक्ष रहे, तो पापा भी उनके साथ उनके सहयोगी के तौर पर प्रभारी महामंत्री हमेशा नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट होता है और बहुत जिम्मेदारियों वाला पद होता है। तो पापा ने बहुत जिम्मेदारी से संगठन के लिए काम किया और वो मुझे प्रेरित भी करता था। इसके साथ ही पापा जी के साथ में लगातार कभी विद्याचरण शुक्ला जी और कभी श्यामाचरण जी हमारे परिवार के फंक्शंस में आते रहते थे और भी कहीं ना कहीं किसी सोशल इवेंट में मुलाकात होती रहती थी। तो मैंने पहली बार अगर किसी सबसे बड़े नेता को देखा था तो विद्या भैया थे। तो वो इतने अट्रैक्टिव थे और वो इतने और उनका नाम तो इतना सुना हुआ था। हमारे घर के आसपास की दीवारों में विद्या भैया को वोट दो लिखा रहता था और कई सालों तक लिखा रहता था, क्योंकि वो तो हर 5 साल चुनाव लड़ते ही थे और पहले बॉल राइटिंग को मिटाने का भी ज़माना नहीं था। तो मुझे याद है समता कॉलोनी में हमारा घर था, तो नाम पढ़ते रहते थे, फ़ोटो देखते रहते थे पेपरों में, तो उनसे मुलाकात भी हुई कई बार। तो इतने अट्रैक्टिव थे, इतना मज़ा आता था उनको मिल करके। तो पॉलिटिक्स तो हमेशा से एक फैसिनेटिंग प्रोफेशन रहा कि जिसके प्रति लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, पर फिर भी इन सब बातों के बाद भी मैं कभी ऐसा अट्रैक्ट नहीं हुआ कि मुझे राजनीति में जाना है। बट जब मेरा पीएमटी में नहीं हुआ और मैंने डेंटल की सीट नहीं ली और मैंने बीबीए चूज़ किया, पैलोटी कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, तो जब मेरा एडमिशन हुआ तो वहाँ जब सब जो दोस्त थे बीबीए में, वो 1 महीने बाद छात्र संघ का चुनाव था। मैं जुलाई में इस कॉलेज ज्वाइन किया, अगस्त में छात्र संघ के चुनाव थे। तो उन्होंने कहा कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ना है। तो मैंने कहा ठीक है, लड़ लेते हैं। 3-4 नाम थे, तो हम सब ने बातचीत की और दोस्त बड़े अच्छे मिले कॉलेज में, और उन सब ने ये तय किया कि नहीं, अगर अच्छा पहले क्या होता था, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे। पहले आपको सीआर बनना पड़ता था, सीआर के बाद आप ऊपर का चुनाव लड़ते थे। तो लड़ना चाहता था मैं जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन, तो बोले सीआर बनना ज़रूरी है। तो सीआर कैसे बने, तो मैंने सोचा भाई ये अब इनफाइट अगर कॉलेज में एक क्लास के अंदर जहाँ 55 बच्चे हैं उसमें भी इनफाइट करना पड़े तो आई विल नॉट कंटेस्ट, मैं ऐसी राजनीति नहीं करूँगा। तो मेरे दोस्त बड़े अच्छे थे, उन्हें लगा कि शायद ये हमें लीड कर सकता है। तो उन लोगों ने पूरी मीटिंग की और बहुत सारे दोस्त थे मेरे, अनुराग नथानी, गगन, साकेत, तुलसियान, साकेत अग्निहोत्री। मैं उनका नाम इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों का योगदान है मुझे राजनीति में लाने में। तो इन सारे लोगों ने तय किया कि इसे निर्विरोध बनाएंगे और बैठकों का दौर खूब चला। लोगों को जो 1-2 लोग लड़ना चाहते थे उन्हें बैठा के समझाया गया कि लड़ना नहीं है, वी हैव टू प्रेजेंट समवन इन द कॉलेज स्टूडेंट यूनियन, तो हमें इसे लड़ाना चाहिए। तो मुझे चुनाव भी लड़ाया, मुझे अनअपोज्ड सीआर भी बनाया, मैं कल्चरल समिति का अध्यक्ष भी बना कॉलेज का लेटर। तो राजनीति में एंट्री दोस्तों के माध्यम से हुई और घर वाले बड़े आश्चर्यचकित थे कि क्यों, मतलब आप तो एमबीए करना चाहते थे, ऐसा उन लोगों को लगता था कि मैं बीबीए इसलिए ले रहा हूँ कि एमबीए करना चाहता हूँ, मैं भी करना ही चाहता था। फिर उसके अगले साल अध्यक्ष का चुनाव था, तो यूनानिमसली पूरे कॉलेज से आवाज़ उठी कि मुझे कॉलेज का अध्यक्ष बनना चाहिए, क्योंकि 1 साल हमने काम अच्छा किया और सबसे ज़्यादा अगर मैंने कुछ किया तो मैंने एंटी रैगिंग कैंपेन किया। और एंटी रैगिंग ऐसा था कि इंट्रोडक्शन होता था। पैलोटी कॉलेज उस समय शहर की सबसे पॉलिश्ड और सबसे कह सकते हैं कि महंगे कॉलेजों में शुमार था, कि वहाँ पैसे वाले लोग आते थे, हम तो मिडिल क्लास थे, पर हाँ बहुत लोग आते थे। और इंट्रोडक्शन का बड़ा कल्चर था। लड़के लड़कियां डरते भी थे कि यार सीनियर्स बुला करके नाम पूछते हैं, जानकारी लेते हैं, फिर कुछ काम देते थे। तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं थी, क्योंकि उसके माध्यम से कहीं ना कहीं ईव टीजिंग भी होती थी, कहीं ना कहीं लड़कियों को परेशानी भी होती थी रैगिंग से। तो आई टुक अ प्लेज कि मैं अब ये रैगिंग तो नहीं होने दूंगा कॉलेज में। और इसी कारण मुझे इतना समर्थन मिला स्टूडेंट्स का। और मैंने मतलब ये बात बहुत सारे लोगों को पता थी मेरे कॉलेज लाइफ में कि अगर मैंने लड़कियों को बोला था जो मेरी जूनियर थी कि तुमसे कोई इंटरव्यू लेगा तो बोलना सुबोध हरिद्वाल की बहन हूँ, इतना ही बताना।
तो मुझसे कुछ लोग थे जो मेरे और सीनियर हुआ करते थे, मैं तो सेकेंड ईयर आ गया था, जो फाइनल ईयर और मास्टर्स में थे, वो एक बार पूछे बुला करके, यार तेरी कितनी बहनें हैं? मैंने बोला जितनी भी जूनियर्स आई है सब है। तो मैं बोला अगर आप उन्हें परेशान करके इंटरव्यू लोगे तो नहीं चल पाएगा। और धीरे धीरे वो कल्चर बन गया। मैंने देखा कि जो मेरे जूनियर्स थे, मैंने जैसे उन्हें ट्रीट किया, या मेरे दोस्तों ने, हम लोगों ने मिल करके जैसा ट्रीट किया, वैसा ही उन्होंने अपने जूनियर्स को ट्रीट किया। पेलोटी कॉलेज में रैगिंग नाम की चीज़ ही नहीं बची थी। तो वो क्योंकि कल्चर आपको देना पड़ेगा, हमने कल्चर दिया, कल्चर आज तक जिंदा है पेलोटी में, मुझे खुशी होती है। और अनफॉर्चुनेटली उस साल डॉक्टर रमन सिंह ने छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए, तो मैं अध्यक्ष तो नहीं बन पाया था कॉलेज का, पर फिर मुझे कॉलेज ने किसी समिति में डाल करके सारी व्यवस्थाओं के साथ लीड करने का मौका दिया, क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद इसके अंदर कुछ बात है। तो ऐसे ही करके फिर उस समय विकास उपाध्याय जी NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने मुझे टिकट भी दिया था NSUI का, और मुझे राजनीतिक रूप से पहली बार संगठन में जिम्मेदारी भी उन्होंने दी। मुझे प्रदेश NSUI का सचिव बनाया, ऑफिस का भी इंचार्ज में रहा, बहुत सारे काम किए। मैं बिलासपुर का, रायगढ़ का, बहुत सारे जिलों का प्रभारी भी बना, और मैं उसके लिए उनका धन्यवाद भी देता हूं कि राजनीतिक रूप से मुझे उन्होंने मदद भी की। और मेरे पिताजी जो कि राजनीतिक पृष्ठभूमि के थे ही और कांग्रेस से ही थे, तो मुझे आइडियोलॉजिकल जो रेफरेंसेस थे वो अपने परिवार से मिले कि मुझे कांग्रेस की तरफ जाना चाहिए, और इसके साथ ही मुझे मदद भी मिली। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो जैसे कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव से जिस प्रकार से उन्होंने एक कल्चर की शुरुआत की एंटी रैगिंग कैंपेन से, और साथ में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान की जो बात की, और ये बहुत अच्छी बात है कि समाज में ऐसे उदाहरण प्रस्तुत होते रहते हैं, और ऐसे उदाहरण होने भी चाहिए। और इस इंटरव्यू से जो लोग देखेंगे, जो आज का युवा वर्ग है, वो भी सीखेगा कि किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और सुबोध जी की उस मुहिम का असर आज भी उस कॉलेज में मेंटेन्ड है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने जो एक कल्चर दिया, उस कल्चर को उनके आने वाले जो जनरेशन है, वहाँ पे आने वाली जो बैचेस थी, वो भी अब कैरी फॉरवर्ड कर रही है। ये बहुत अच्छा मैसेज था। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि चूँकि इनके पिताजी कांग्रेस पार्टी में ही आज भी हैं, पहले से ही सक्रिय थे, और इसके साथ साथ जो आज के विधायक हैं विकास उपाध्याय, उन्होंने इनको बूस्ट किया, इनके टैलेंट को समझा, और अब किस मुकाम पे है ये भी उन्हीं के ज़बानी सुनेंगे। तो इस पायदान में, अगले चरण में, इस साक्षात्कार के आपको राजनीतिक बूस्ट कहाँ से मिला? ये तो आपने बता दी कि आपने राजनीतिक एंट्री ले ली थी, अब आप सक्रिय राजनीति करने लगे थे, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो एक स्टेट लेवल तक ही मेरे ख्याल से दायरा सीमित था। उसके बाद अब तो आप राष्ट्रीय बॉडी में हैं, आपने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है। तो ये राजनीतिक उछाल कैसे मिली? इसके पीछे भी कोई स्टोरी है, या फिर ये समय के साथ ये होता गया? हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल उचित है कि समय के साथ, देखिए राजनीति में एक चीज़ बड़ी अच्छी, आपसे भी पहले बात होती रही है, तो आपने भी हमेशा यही सलाह दी कि लगे रहिए, लगे रहने से मिलता रहता है। तो वही बात है प्रकाश भैया कि मैं सिर्फ लगा रहा। मुझे लगा कि इस फील्ड को अगर आप इसमें एंट्री करते हैं तो इसे छोड़ना नहीं है। अगर इसे छोड़ देंगे बीच में तो आप भी उद्देश्य विहीन हो जाएंगे, और किसी भी तरीके का आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बचेगा। और अगर इस पर लगे रहेंगे तो ज़रूर पार्टी और जनता दोनों कोई ना कोई जिम्मेदारी देते रहती है। तो मैं इसी उद्देश्य के साथ था कि मैं लगा रहूँगा। कभी कोई लालसा नहीं रही कि मैं NSUI का कुछ बन जाऊँ, यूथ कांग्रेस का कुछ बन जाऊँ। हाँ, मैं जब सेक्रेटरी था तो उसके बाद काम करता रहा। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस आया, राहुल गांधी जी ने चुनाव लड़ने की प्रक्रिया लाई NSUI में। तो मुझे बहुत से वरिष्ठ नेताओं से मदद तो नहीं मिली, पर उस समय डॉक्टर चरणदास महंत जी ने मुझे मदद भी की, और मैंने भी छात्रों के साथ मिल करके मेंबरशिप की। फिर अमित जोगी जी ने भी बहुत मदद की। सब तरफ से मिल करके हमने NSUI का चुनाव लड़ा, बहुत ही इंडिपेंडेंट पैनल की तरह लड़ा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण में चुनाव हो रहे थे उस समय। पर मैं NSUI का जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हो पाया, और हालांकि पहला इलेक्शन तो मैं हार गया था नेशनल डेलीगेट का। उसके 6 महीने बाद महासचिव के चुनाव हुए, उसमें मैं चुनाव जीत करके आया, और संजीव शुक्ला जी उस समय अध्यक्ष थे।
मैं महासचिव बना और फिर एक नई दिशा तो उसी समय मिली पॉलिटिक्स को, और काम करने की लिबर्टी भी मिली, क्योंकि हम चुनाव जीत करके आए थे, हम किसी के अधीन नहीं थे। और राहुल गांधी जी ने बहुत लिबर्टी के साथ मौका दिया था कि जो लोग चुनाव जीत करके आएंगे वो अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरी ताकत के साथ, इंडिपेंडेंस के साथ संगठन में काम कर सकते हैं। उनकी हर व्यक्ति की बात का एक अलग स्थान पार्टी और संगठन में था। तो यहीं से मौका मिला कि पॉलिसी मैनेजमेंट और प्रदेश भर में जो छात्र संघ के चुनाव के लिए हमने लड़ाई लड़ी, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, फिर उसके बाद जिम्मेदारी मिली NSUI में भी। तो ये मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष बना। फिर कुछ समय बाद प्रदेश में मुझे NSUI के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी मिली। मैं जिम्मेदारी के तौर पर 3 साल मैंने 2014 तक काम भी किया। और इन सब चीज़ों में मतलब कभी खुद के अंदर बदलाव नहीं आया। बस ये रहा कि जो जिम्मेदारी मिलती गई उसे निभाता गया। मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था तो मेरे अंदर बहुत लालसा नहीं थी कि मैं अध्यक्ष बनूंगा तो ही काम करूंगा, अन्यथा मैं नहीं करूंगा। मैं अध्यक्ष का चुनाव किसी भी परिस्थितियों में मैं पीछे रहा 80 वोटों से। पर मैंने उस जो जिम्मेदारी मुझे उपाध्यक्ष के तौर पर मिली, मैं दावा कर सकता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में किसी ने उस तरीके से उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया होगा। बहुत लोग उसके बाद भी वाइस प्रेसिडेंट बने, लेकिन मैं एक रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारी के तौर पर मैंने काम करने का काम किया। उसके बाद छात्र संघ के चुनाव शुरू हुए, हमने छात्र संघ भी लड़ा। तो ऐसे ही धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनती गई। NSUI से हटने के बाद राजा बरार जी मुझे मिले और उन्होंने मुझे सोशल मीडिया टीम में यूथ कांग्रेस में पहला नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। तो उनका भी मैं धन्यवाद आपके शो के माध्यम से दूंगा। उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया यूथ कांग्रेस में एंट्री करने का। उसके बाद छत्तीसगढ़ में यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए, तो वो फिर स्टोरी बढ़ती गई ऐसे ही आगे। तो जो है आज सब कुछ सामने है। छत्तीसगढ़ में जब यूथ कांग्रेस के चुनाव हो रहे थे तो माननीय उमेश पटेल जी पहले अध्यक्ष बने, तीसरे अध्यक्ष बने। 2 बार तो उत्तम वासुदेव जी बने थे। 2016 में यूथ कांग्रेस के इलेक्शन हुए तो मैं उमेश पटेल जी के साथ महामंत्री का चुनाव लड़ा और 2500 से ज़्यादा वोट मिले। मैं महामंत्री चुन कर के भी आया। और उसके बाद काम करते करते उमेश भैया को लगा कि मैं मीडिया के साथ अच्छे समन्वय के साथ यूथ कांग्रेस की बातें पहुंचा पाता हूं। तो मुझे एक तो मीडिया मैनेजमेंट शब्द से बहुत नफरत है, क्योंकि मीडिया को मैनेज कर सके ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं समन्वय। तो समन्वय मेरा कुछ अच्छा था, मेरे व्यवहार अच्छे थे उन लोगों से, मीडिया के लोगों से पूरे प्रदेश में। तो उमेश भैया ने मुझे मीडिया की भी जिम्मेदारी दी। और वही जिम्मेदारी जब नेशनल टीम ने देखी तो मुझे कुछ समय बाद, जब राजा बरार जी लगातार आते रहे, मैंने पत्रकार वार्ताएं उनकी करवाई। मैं भी टीवी चैनलों में तो मैं NSUI के समय से जाता था 2009-10 से, जब जी 24 घंटे हुआ करता था, IBC जो था, तो तब से मैं जाता रहता था। और इन सब को देखते देखते राष्ट्रीय स्तर पर शायद उन लोगों को ये महसूस हुआ कि ये बेहतर चेहरा हो सकता है जो पार्टी की बात टीवी पर रखे। तो मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता अपॉइंट किया गया और श्रीनिवास जी ने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता अपॉइंट किया था, उनका भी हार्दिक आभार है। तो इसी तरीके से जर्नी धीरे धीरे यहाँ तक पहुँची है। 2018 में मैंने टिकट भी मांगी थी, पैनल में भी था रायपुर पश्चिम से। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो आई थी वो भी जब सर्वे कर रही थी तो उन्हें लगा कि एक नाम मैं भी हो सकता हूँ। ये मेरा सौभाग्य था कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा था। किसी कारणवश टिकट नहीं मिली, पर संघर्ष अभी भी जारी है। तो जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला है उसके लिए भी धन्यवाद। और शायद जैसे लगातार इतने 2005 से आज तक 17 सालों से चलते आए हैं, मुझे लगता है कि आगे चलते रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल, ये एक सतत प्रक्रिया है। जैसा कि आपने कहा कि आप कंटिन्यू एफर्ट करते रहे, आपने रिजल्ट की कामना नहीं की। इसीलिए कहा जाता है, श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ, फल की चिंता ना करो। और जब समय आता है तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी मिल जाती हैं जिसके बारे में तो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में प्रेजेंट है, फ्यूचर तो ईश्वर के हाथ में है। उसने जो रचा है वो होगा। हमारा काम है कंटिन्यू काम करना और पल पल अपने आप को अपग्रेड करना। जैसे हम देखते रहते हैं, बहुत से लोग भी आपको देखते हैं कि आप अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं और नई नई चीज़ें, क्रिएटिविटी और इनोवेशंस के ज़रिए अपने आप को और अपनी पार्टी को डेवलप करने के लिए सतत आप मेहनत कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब देख रहे हैं। थोड़ा सा आप लाइट मोड पे बात करते हैं। आपकी हॉबीज़ क्या है? मीन्स आप बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, बीइंग अ पब्लिक फेस, बीइंग अ मीडिया पैनलिस्ट, आप चैनल पे जाते हैं, तो क्या आपको मन नहीं करता कि कभी मस्ती करें, कभी
नाच गाना करे, दोस्तों के साथ एंजॉय करे। तो क्या है अंदर, एक जो अंदर में जो सुबोध हरिद्वाल छुपे हुए हैं वो कैसे हैं? प्रकाश जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही लाइफ की कि मैंने जो बताया ना कि नेक्स्ट ईयर जब मैं सीआर बना और सारी चीज़ें हुई, उसके नेक्स्ट ईयर ही मैंने ऐसे काम शुरू कर दिए जो थोड़े से लीक से हटके थे। तो मैं इमेज कॉन्शियस तभी से हो गया था। तो इमेज कॉन्शियस उस उम्र में हो जाने के कारण कभी क्लब्स में नहीं जा पाया, कभी पार्टीज़ नहीं कर पाया, और ईश्वर की कृपा से और माता पिता के संस्कार थे परिवार के कि मेरे अंदर कोई बुरे व्यसन नहीं थे, किसी भी तरीके की बुरी आदतें नहीं थी, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो ड्रिंक करना हो, कुछ भी नहीं रहा। तो एक सबसे पहले मैं उस फील्ड से हट गया। फिर इमेज कॉन्शियस होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाया। शुरू से ये दिमाग में हमेशा चलता रहा कि अपने आप को बिल्ड करना है, तो वो सारे सेक्रीफाइस हो गए। और कुछ समय बाद वो सेक्रीफाइसेस अच्छे लगने लगे, क्योंकि ये ज़्यादा फैसिनेटिंग फील्ड है उन सब चीज़ों से। तो अंदर ऐसी कोई इच्छा आकांक्षा कभी नहीं रही। और रही बात हॉबीज़ की, तो बहुत सारी है। मतलब मैं कोई आपको दिखावा नहीं करूँगा कि मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, कि मैं साहित्य पढ़ना पसंद करता हूँ या कुछ। मेरे अंदर वो सब भी कोई हॉबीज़ नहीं है। मैं मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ। आप मुझे हर फ्राइडे को पीवीआर में पाएंगे कि हर फ्राइडे, अगर मेरी वाइफ मुझसे बड़ी परेशान हो गई एक बार कि आप हर फ्राइडे मूवी जाते हो। इवन जब मेरा पहला बेटा होने वाला था, तो मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन पहले जब वो हुआ, तब भी हम मूवी गए थे। तो मैं मूवीज़ को लेकर के बहुत कीन हूँ कि मुझे हर मूवी देखनी है। आप जो मूवी बताएं, फ्राइडे निकली है वो मैं देखता हूँ। ऐसा होता था। पीवीआर वाले भी अगर मैं फ़ोन करता था तो बोल देते थे हाँ ठीक है भैया, 10:30 वाला शो। बोला हाँ 10:30 वाला शो। उन लोगों को भी आदत हो गई थी। तो मैं मूवीज़ का बड़ा शौकीन हूँ। और अब थिएटर्स नहीं चल रहे, तो रात को घर में जाने के बाद OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, सीरीज़ देखते रहते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखने में मज़ा आता है। इतिहास से मेरा हमेशा लगाव रहा। तो और ऐसे भी देश में अगर आपको गलत चीज़ों से लड़ना है और टीवी चैनलों पर लड़ना है, तो इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इतिहास को जानने के लिए बुक्स की जगह यूट्यूब या ऐसे चैनल्स का ज़्यादा सहारा लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि जो ऑडियो और विजुअल दोनों होता है, वो ज़्यादा जल्दी हमारे दिमाग पर इम्पैक्ट करता है। तो मैंने इतिहास हमेशा, जब खाली समय में रहा, या उसको आप हॉबी कह सकते हैं, कि मैं इतिहास को जानने में बड़ा शौकीन रहता हूँ। मुझे विवादित इतिहास बड़े पसंद हैं। जैसे मुझे अगर कोई हर्षद मेहता का इतिहास बताने शुरू किया, तो मैंने उसे स्कैम 1992 पहले ही मैंने गूगल कर लिया था, क्योंकि मुझे वो जानना बड़ा पसंद आया था कि वो एक्चुअली वो आदमी मतलब इस मेंटेलिटी का डेवलप कैसे हुआ। तो ये एक एग्जाम्पल था। पर इतिहास पढ़ने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, और क्योंकि इतिहास बाद में हमें रेफरेंस के तौर पर काम भी आता है। बहुत सही बात कही कि इतिहास के बिना हम भविष्य का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, और इतिहास से हमें अनुभव मिलते हैं, और वो अनुभव हमारे वर्तमान में काम आते हैं, और उसी पे हमारा भविष्य निर्भर करता है। सुबोध जी से अब इस साक्षात्कार के अगले चरण में बात करेंगे। आपने अपनी पत्नी का जिक्र किया, तो आमतौर पे ये एक इमेज है कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसकी पत्नी का, बहन का, माता का, मीन्स एक महिला का हाथ होता है। तो क्या आपके इस आज तक के सक्सेस के पीछे भी आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? एक व्यक्ति को तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी अर्धांगिनी का कितना रोल है, कितना कोऑपरेटिव है? क्या कभी ना कभी पब्लिक लाइफ में होने के कारण समय की अभाव होता होगा, ऐसी बहुत सारी शिकायतें होती होंगी। ऐसा कोई ऐसा वाकया आपको याद आता है, या फिर ऐसा कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? देखिए, पहली बात तो क्रेडिट की है, तो क्रेडिट मैंने तो आपको बताया ना कि मेरे दादाजी जो सामाजिक सेवा में रहे हमेशा, और लोगों के आयुर्वेद के माध्यम से मदद की उन्होंने। फिर पिताजी हमेशा कांग्रेस में रहे, पार्टी की आइडियोलॉजी उनसे मिली। फिर जितने भी लोग आए, मैंने तो सबका नाम लिया, कुछ ऐसे भी नाम लिए जिनसे मेरे आज राजनीतिक मतभेद हैं, पर भी क्योंकि उन्होंने किसी न किसी समय पर मेरी मदद की है, तो मैं हर व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो राजनीतिक रूप से तो मुझे बहुत लोगों ने मदद की, और आज सबका नतीजा, मेरे मित्र भी बहुत सारे रहे। स्कूल में भी बहुत सारे दोस्त थे जो मुझे कहते थे कि तुम्हें पॉलिटिक्स करनी चाहिए, बहुत सारे थे, वो लोग भी थे। कॉलेज के दोस्त रहे, बहुत सारे राजनीतिक लोग भी रहे। तो
आपने सही कहा कि एक व्यक्ति को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, पर हाँ, परिवार ना हो तो आदमी राजनीति नहीं कर सकता। आपको एक बहुत बड़ा मिथ है कि राजनीति में पैसे बहुत हैं। ये आपको बता दूं कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप राजनीति नहीं कर सकते। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। आपको अपने घर से व्यवस्थाएं लगानी पड़ती है, तब जा कर के आप राजनीति में स्टेबल हो पाते हो। परिस्थितियां हमेशा वैसी नहीं रही परिवार की। हमने बहुत बुरे दिन भी देखे हैं और आज ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा भी है। पर उस समय माता पिता का मॉरल सपोर्ट मिलना, दीदी, मेरी 2 बड़ी बहनें थी, माध्यम से गौ पालकों को, कृषक मजदूरों को हमने ऐसा प्रयास किया कि गोबर जैसी एक वस्तु के माध्यम से भी आप पैसे कमा सकते हैं। लोगों ने बाइक खरीदी, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। हाँ, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है वो, और लोगों ने उससे बाइक खरीदी, पीछे धन्यवाद भूपेश भैया लिखवाया। तो ये सब चीज़ें भी नेशनल मीडिया पर चली। तो क्यों नहीं होगा छत्तीसगढ़ मॉडल? हमने जो मतलब वन संपदा जो है उसका हमने जिस तरीके से शोषण कर रहे थे डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार, हमने उसे प्रिजर्व करने का काम किया। हमने जो वन औषधियाँ हैं उसे रायपुर का मार्केट दिया कि यहाँ लोग, यहाँ तक उसकी पब्लिसिटी हो, यहाँ पर आकर के वो बिके। यहाँ पर उनके बस्तर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो छत्तीसगढ़ में आज छत्तीसगढ़ हर्बल के नाम से बिक रहे, अमेजोन पे मिल रहे हैं। तो इसे डेवलपमेंट कहते हैं सर। किसी तरीके से 2 समाज को लड़ाना, अपने ही प्रदेश की जनता को परेशान करने को डेवलपमेंट नहीं कहते। इसके साथ ही अभी भूमिहीन मजदूरों के लिए हमारी सरकार योजना लेकर के आई है, प्रति वर्ष उन्हें 6,000 रुपये मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भूपेश बघेल जी ने प्रयास किया है कि अंतिम व्यक्ति तक डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र हो। जब वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। हमारा लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था सुधारना है। तो इस पे मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जब दूसरे लॉकडाउन के बाद पूरे देश में अर्थव्यवस्था गिरी हुई थी, कोविड के समय दिवाली आई, सब जगह जो गाड़ियों की खरीद, एक बहुत बड़ा कल्चर है हमारे देश में धनतेरस में गाड़ियाँ खरीदने का, गाड़ियाँ स्पेशली खरीदने का, सोना चांदी गाड़ियाँ ये सब खरीदने का कल्चर है। सोना चांदी का मार्केट 11% ऊपर था, पूरे देश में नीचे था। छत्तीसगढ़ में पिछले साल के मुकाबले 11% ज़्यादा खरीदारी हुई। ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरे देश में नेगेटिव था, पूरे देश में, और 1 साल से था। छत्तीसगढ़ में 17% ऊपर था। तो कहाँ से होगा जब लोगों के जेब में पैसे ही नहीं है? देश में लोग कैसे खरीदेंगे? आर्थिक रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोगों को पंगु कर दिया है, उन्हें मजबूर कर दिया है कि वो लोग गरीबी की ओर बढ़ें। उसके उलट हमारी सरकार ने लोगों को जेब में डायरेक्ट पैसे देने का काम किया है। तो उसी का नतीजा है कि हमारा प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत है और भले देश की व्यवस्था खराब है। तो हम चाहते हैं कि ये मॉडल उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लागू हो। जब पूरे देश में हमारे अन्नदाता के जेब में पैसे जाएंगे, मजदूरों के जेब में पैसे जाएंगे, कृषकों के जेब में पैसे जाएंगे, निराश्रित और कमज़ोर वर्ग के जेब में पैसे जाएंगे, तो अपने आप वो पैसे मार्केट में ही आएंगे। वो लोग अंबानी अडानी नहीं है जो पैसे लेकर के घर पे बैठ जाएं। वो लोग खर्चा करने निकलेंगे ही। वो लोग अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं जुटाएंगे और उससे अंततः इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है। अंततः वो पैसा मार्केट में ही आता है, देश की इकोनॉमी बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का मॉडल पूरे देश का मॉडल होना चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर सरकार रिपीट हो रही है आपके हिसाब से? अगर 1000% भी कहूँ तो कम होगा। मुझे लगता है कि हमारी सरकार के काम इतने अच्छे रहे हैं कि हमें उसका बखान करने की या उसे कोई बहुत ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जितना किए हैं उतना हमने 36 में से लगभग 28 वादे पूरे कर दिए हैं। 6-8 वादे पूरे होने बाकी हैं, 2 साल में हो जाएंगे, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे बताने में बहुत खुशी है, छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की, एक ऐसी सरकार होगी जो फ्रेश मैनिफेस्टो के साथ, फ्रेश मैनिफेस्टो का मतलब है कि हमारे पुराने वायदे में से एक भी वायदा उसमें नहीं होगा। हम नए वायदों के साथ, और हो सकता है बहुत कम वायदों के साथ, क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ की जनता के अच्छे दिन लाने का काम किया है, मोदी जी की तरह नहीं, भूपेश बघेल जी की तरह। और हम उन अच्छे दिनों को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम फ्रेश मैनिफेस्टो के साथ आएंगे तो जनता अपने आप हमें समर्थन देगी, साथ देगी और सरकार भी बनाएगी। तो अच्छा आत्मविश्वास है सुबोध जी का, और उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, तथ्यात्मक बातें की। उन्होंने कारण बताया कि क्यों सरकार रिपीट हो सकती है। और 2 प्रश्न अंतिम इस साक्षात्कार के अंतिम चरण पे। सुबोध जी, आप राहुल गांधी जी से मिले हैं, कैसा लगता है उनका व्यक्तित्व आपको?
देखिए, राहुल जी से तो मैं लगभग 2009 से मिलता रहा, 2008-9 से, और हर बार उन्होंने एक नए तरीके से आकर्षित ही किया है। लोगों के मन में उनकी जो भी छवि हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जो आपको बताया मेरे इस इंटरव्यू में पहले भी, कि 2009 में ट्रांसफॉर्मेशन का सिस्टम आया यूथ कांग्रेस एनएसयूआई में, कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव के माध्यम से संगठन में पदाधिकारी चुन करके आइए। मेरे जैसे लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा किसी बड़े नेता का समर्थन प्राप्त नहीं था, हालांकि लगातार उन सबका प्रेम मिलता था, पर ऐसे लोग भी राजनीति में आए उस ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से, जो लोग किसी भी तरीके के समर्थन से नहीं थे, पर बस उनके साथ लोग थे, उनके साथ युवा थे, छात्र थे, तो उन्हें राजनीति में स्थान मिलने लगा। ये काम तो राहुल गांधी ही कर सकते हैं। ये बहुत मैंने कहा करेजियस काम है, और बहुत सारे लोग इस इलेक्शन सिस्टम का विरोध भी किए, लेकिन राहुल गांधी ने इस इलेक्शन सिस्टम को छोड़ा नहीं। उन्होंने अपने लोगों को, अपने कैडर को बिल्ड करने का काम किया। मुझे राहुल जी इसीलिए अट्रैक्ट करते रहे। मैं बहुत सारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों में उनसे मिला। छत्तीसगढ़ में भी हमने उनका एक कार्यक्रम करवाया था, जिसका मैं संचालक भी रहा। उनके सामने भाषण देने का 2-3 बार मौका मिला। हर बार उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। मैं तो बता रहा हूँ, 2012 में आरकेसी में सभा थी राहुल जी की, एक फ़ोटो आपको दूंगा भी, अगर आप इस पे पेस्ट कर सकेंगे तो। मैं भाषण दे रहा था, और मेरा आखिरी भाषण था, धन्यवाद, मतलब एक शुरू में हुआ, फिर राहुल जी का भाषण हुआ, क्लोजिंग भाषण मेरा था। तो मैंने उपलब्धियां बताई छत्तीसगढ़ एनएसयूआई की, और उनकी तारीफ में, भाई अपना नेता सामने होता है तो व्यक्ति तारीफ में कसीदे पढ़ता ही है। मैं पढ़ने लगा तो राहुल जी, जो मेरा डायस था, उसके बाजू आकर कैसे खड़े हो गए हाथ रख के, और मुझे बोला बस यार बहुत तारीफ हो गई, बस भाई थैंक यू। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि वो, मतलब लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने कार्यकर्ताओं से दूर रहे। वो हम लोगों को कनेक्ट करते थे। मतलब बात 2011 की, आज से 12 साल पहले की बात है। तो मैं भी बहुत छोटा हुआ करता था, और राहुल जी के स्टेटस के सामने तो आज भी हम बहुत छोटे हैं। तो लेकिन फिर भी उस मंच पे विद्या भैया थे, उस मंच पे मोतीलाल जी थे, मोतीलाल वोरा जी स्वर्गीय, आदरणीय नंद कुमार पटेल जी थे, चरणदास महंत जी थे, और राहुल जी थे। उस मंच पे मुझे बोलने का मौका मिला, और अगर मेरा ही नेता आकर के कहे कि बस बहुत सारी तारीफ हो गई, थैंक यू, तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर मुझे उन्होंने कहा कि मुझे सब पदाधिकारियों से मिलवाओ। वो भी फ़ोटोज़ हैं मेरे पास। मैंने उनको पदाधिकारियों से मिलवाया, उनका परिचय करवाया। बड़ा अच्छा लगता है। मतलब चाहते तो वो निकलते और चले जाते, हम उनका क्या कर सकते थे। हम प्रेशराइज़ करते क्या कि नहीं सर सबसे मिल के जाइए, सबसे मिले, सबसे फ़ोटो खिंचवाई, सबकी बातें सुनी। एक हमारा साथी था, दलित समाज से आता है, बिलासपुर का था, वीरेंद्र लहरसन। उसे देखे, उसे पूछे तुम क्या करते हो, तो उसने बताया मैं सर अभी स्टूडेंट हूँ और नेशनल डेलीगेट हूँ एनएसयूआई का। उससे बहुत देर तक उन्होंने बात की। उन्हें अच्छा लगता था कि उनके इलेक्शन सिस्टम से ऐसे लोग चुन करके आते थे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते थे, लेकिन फिर भी उनके पास छात्रों का बहुमत था, इसलिए वो चुन करके इस स्तर तक पहुँच जाते। तो अगर ऐसा व्यक्तित्व आपके साथ आपका नेतृत्व कर रहा हो तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई आपत्ति होनी चाहिए। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये बताने में है कि राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो सच का साथ देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कोविड आ रहा है, ध्यान दीजिए, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, कोविड का मिसमैनेजमेंट हो गया। उन्होंने कहा लॉकडाउन लगाइए, नहीं लगाया। उन्होंने कहा इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कीजिए, नहीं की इन्होंने। आप सोचिए उस व्यक्ति का विजन क्या है। वो हमेशा एक विजनरी लीडर हैं। वो भविष्य को लेकर के, देश के भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं। किसानों के मामले में भी उन्होंने कहा था कि अंत में देखिएगा ये सरकार झुकेगी आपके संघर्ष के आगे। लगातार वो भी लड़ते रहे किसानों के साथ। आज उत्तर प्रदेश में हो या देश में हो, कहीं भी कोई अनाचार की घटना होती, कहीं भी कोई ऐसी घटना होती जिसमें डायरेक्ट सीधे तौर पर गरीब या कमज़ोर व्यक्ति प्रभावित होता है, तो उसके घर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ही पहुंचते हैं। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं पहुंचते, अमित शाह क्यों नहीं पहुंचते? ये डिफरेंस है नेता में। तो राहुल गांधी कोई हाईफाई नेता नहीं है। राहुल जी कोई मैं कहता हूँ कि 10 लाख का सूट पहनने वाले नहीं हैं, और वो जनता से कनेक्ट करते हैं, इसलिए मुझे पसंद आते हैं। सो अ लीडर विथ अ डिफरेंस, राहुल गांधी। उम्मीद है कभी द पीपी शो पे सुबोध जी राहुल जी को भी ले आए और उनकी भी लाइफ के बारे में ऐसी जनता जानेगी। एक अंतिम प्रश्न, अगले साल आप चुनाव लड़ेंगे? मैंने 2018 में भी मांग की थी और पार्टी ने मुझे रिस्पांस भी दिया, पदाधिकारियों ने भी बहुत रिस्पांस दिया, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने भी मेरा नाम विचार पे रखा था।
मैं फिर से मांग करूँगा, ज़रूर मांगना मेरा अधिकार है, और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से चुनाव लड़ने का बिल्कुल इच्छुक हूँ। क्यों नहीं लड़ना चाह, हर व्यक्ति, मैं तो मानता हूँ राजनीति का लिटमस टेस्ट वही है कि आप जनता के बीच जा कर के चुनाव लड़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा आपने इतने साल जो किया वो सही किया कि गलत किया। तो अगर अपना खुद का टेस्ट करना है तो जनता के बीच में तो उतरना पड़ेगा, और राजनीति का अंतिम सत्य भी जनप्रतिनिधि बनना ही होता है। मतलब राजनीतिक व्यक्ति के लिए राजनीति का अंतिम सत्य तो सेवा है, पर राजनीतिक व्यक्ति के लिए एक अंतिम सत्य होता है कि वो खुद को जांचे और परख ले जनता के बीच में। साल भी दावेदारी किया था, पिछले बार भी, इस बार भी अपनी बात को रखूंगा, और ज़रूर अगर पार्टी मौका देगी तो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा, और मुझे विश्वास है कि जनता समर्थन भी देगी, साथ भी देगी, और पार्टी के लिए हम अच्छे साबित भी होंगे। रायपुर पश्चिमी क्यों? मैं वहाँ रहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ से बाहर निकलूँ। लेकिन आप तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप तो राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ काम करते हैं, तो किसी एक ही कंस्टिट्यूएंसी विधानसभा के पीछे क्यों ना किसी और सुदूर गांव से, या फिर किसी दूर दराज क्षेत्र से, या रायपुर की किसी और सीट से? ये सिर्फ एक उत्सुकता वश प्रश्न है, क्योंकि नॉर्मली जो बड़ा नेता होता है वो तो कहीं से लड़ सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बहुत बड़ा नेता हूँ नहीं। मैं अभी भी खुद को सोचता हूँ कि मैं रोज़ सीख रहा हूँ, रोज़ आगे बढ़ रहा हूँ। और इसके साथ ही जो आपका प्रश्न है कि सुदूर या किसी अंचल से, किसी गांव से, किसी छोटी विधानसभा से, या कहीं से भी, तो मैं मानता हूँ कि आज जनता जागरूक हो चुकी है। अब वो समय गया कि व्यक्ति अपना घर छोड़ करके कहीं से भी चुनाव लड़े और जीत जाए। जनता अब जागरूक है, और ऐसे बहुत सारे नतीजे छत्तीसगढ़ में देखने को मिले हैं। तो और मैं चाहता भी नहीं, मैं जहाँ पर पला बढ़ा हूँ वो रायपुर है। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालता आया हूँ, पहली बार जब 18 साल की उम्र में वोट डालने का मौका मिला था, एक अलग ही अनुभूति होती थी। तब भी हमने रायपुर पश्चिम में वोट डाला, तो मुझे एक अटैचमेंट वहाँ की जनता से है। और बहुत सारे हमारे समाज के लोग, हमारे परिचित, हमारे रिश्तेदार उस जगह में रहते हैं जो हमेशा से चाहते हैं कि आप यहीं का नेतृत्व करें। तो इच्छा तो सबकी रहती है। इसके उलट अगर रायपुर शहर में पार्टी कहीं से मौका देगी, मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि पूरा शहर हमारा है, और पूरे शहर में कहीं से भी चुनाव लड़ने मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी चाहूँगा कि पार्टी मुझे कहीं ना कहीं से मौका दे, पर मेरी हमेशा से प्रायोरिटी एक वो क्षेत्र रहेगा, क्योंकि वो यहाँ बसता है। और मैंने कहा ना कि उसका प्रतिनिधित्व चाहे भाजपा से कोई नेता करे, चाहे कांग्रेस से कोई नेता करे, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि मैं उस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या काम आ सकूँ। मैं लगातार कोशिश करता रहता हूँ कि किसी भी तरीके से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कोई भी मदद होती है तो मैं अपना पूरा 100% देता हूँ। मुझे कोई उस बात पे चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं किसी के सुख दुख में या किसी के तकलीफ़ में काम नहीं आया। मेरी जितनी क्षमता रही, मेरी जितनी हिम्मत रही, मैंने प्रयास किया है कि मैं एक क्षेत्र के लोगों को तो कम से कम मदद कर पाऊँ। तो मैंने उस प्रयास को किया है, तो मुझे लगता है कि मुझे वहाँ से मांगने का अधिकार है। बाकी पूरा निर्णय पार्टी का है। पार्टी कहेगी कि घर बैठ जाओ तो घर बैठ जाएंगे, उस दिन से राजनीति छोड़ देंगे। पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ो, चाहे सर्वोच्च चुनाव लड़ो, चाहे सबसे छोटा चुनाव लड़ो, वो लड़ेंगे। तो करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है, सिर पर परत निशान। ये जो कहावत है ये ऐसी ही नहीं है। सतत परिश्रम से हम ऊंची से ऊंची मंजिल को हासिल कर सकते हैं, और यही कुछ कहती है सुबोध हरितवाल जी की अब तक की जीवनी। अभी तो उन्हें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, उनके पास बहुत बड़ा राजनीतिक सफ़र अभी उन्हें कवर करना है। अभी उनकी लाइफ बहुत आगे तक जाने वाली है। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में एक नए शख्सियत के साथ मिलेंगे। और सुबोध जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, और जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, यकीनन मुझे पता है कि आपके फॉलोअर्स, देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, रायपुर का युवा इससे बहुत सी चीज़ें सीख सकता है कि कैसे सतत परिश्रम से, कंटिन्यूअस एफर्ट से, फल की चिंता ना करते हुए अगर आप काम करते रहेंगे तो यकीनन आपकी जो सफलता है, आपकी जो लक्ष्य है, आपकी जो मंजिल है, आप उस तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए सुबोध जी। और नेक्स्ट एपिसोड में एक नई हस्ती के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए स्वराज मिशन द पीपी शो। धन्यवाद।